हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिस और आज मैं लेकर आई आप लोग के लिए हिस्ट्री का 9th चैप्टर दैट इज़ हेरिटेज मैनेजमेंट। अब हेरिटेज मैनेजमेंट क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। हेरिटेज इज़ आवर लेजेसी। हेरिटेज क्या है? हमारा लेजेसी, यानी कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इंपॉर्टेंट आइडिया है। क्या है वो? फ्रॉम द पास्ट से कोई चीज़ है हमारी, वो हम क्या करते हैं, वॉट वी लिव टुडे में, आज में हम वो लेकर आते हैं और वही इन्फॉर्मेशन वॉट वी पास ऑन द फ्यूचर जनरेशन, वही चीज़ें और उसमें कुछ इनोवेशन ला करके, कुछ नयापन ला करके हम लोग फ्यूचर को वो पास करते हैं। तो हेरिटेज क्या होता है? कोई सी चीज़ होती है, कोई आइडिया होता है, कोई इन्वेंशन हो सकता है, कोई मोनूमेंट्स हो सकता है जो हम फ्यूचर में, पास्ट में हम देखते हैं और प्रेजेंट में उसको जीते हैं और फ्यूचर जनरेशन को हम लोग सौंप देते हैं। तो ये होता है हेरिटेज। अब इन सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती है? हिस्ट्री से। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेस है, हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए कौन कौन से सोर्सेस है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दिया हुआ है। कौन कौन से सोर्सेज है? हिस्ट्री के सोर्सेज को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग है? ओरल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज। इस तरह से 3 भागों में आपको हिस्ट्री के सोर्सेज को बांटा गया है। एक एक को 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन है ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज के अंडर आते हैं फोक सॉन्ग्स, टेल्स। फोक सॉन्ग्स और टेल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने गाँवों में अपनी दादी से कहानियाँ सुनी होंगी, नानी माँ से कहानियाँ सुनी होंगी पहले के बारे में, कुछ किंग्स के बारे में कहानियाँ सुनी होंगी, कुछ गाने वगैरह सुने, गीत सुने होंगे। तो ये सब ओरल सोर्सेज के अंडर आता है। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट सुनी है, हम कहीं लिखा हुआ पढ़ नहीं रहे, हमें कहीं मिला हुआ नहीं, कोई नोटबुक नहीं मिली उसके बारे में, जस्ट हम किससे सुन रहे हो। तो ये सब किसके अंडर आता है? ओरल सोर्सेज के अंडर आता है। तो ओरल सोर्सेज जो भी चीज़ें हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए कोई बंदा रहेगा और उस बंदे को कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो उस बंदे ने कौन सा ट्रेनिंग किया होना चाहिए वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग के लिए सोशल साइकोलॉजी। उस बंदे ने, जिस इंसान ने ये सारी चीज़ें को प्रिजर्व करने का जिम्मा रखा है, उस इंसान को सोशल साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सोशली जो पर्सन की क्या साइकोलॉजी है, यानी कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की किस तरह की साइकोलॉजी थी और किस तरह की है, उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि सोशल कंडीशन किस तरह से पहले के लोगों की थी, किस तरह से लोगों का रहन सहन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि हिस्टोरिकल चीज़ें के बारे में जो भी हमें एक्सकवेशन में चीज़ें मिलती हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन भी उन्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक। जो इंसान ओरल सोर्सेज को संभालने का, प्रिजर्व करने का, मैनेज करने का जिम्मा उठाता है या उसका करियर बनाना चाहता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी, मैथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक, इन चीज़ों का भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैथोलॉजी क्या होती है? जो भी पुराणों की कथाएं हमारे यहाँ पर सुनी जाती है, रामायण, महाभारत और बहुत सारे वेद पुराणों की कहानियाँ हैं, ये सब मैथोलॉजी के अंडर आती है। मतलब देवी देवता, भगवान, गॉड गॉडेस की स्टोरीज जो होती है ये सब मैथोलॉजी के अंडर होती है। ये भी हमारी हिस्ट्री है। हम हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि हमारे हिस्ट्री में राम भगवान अर्थ पर आए थे, पृथ्वी पे जन्म लिया था, वहाँ पे यहाँ पर रामायण हुई थी, महाभारत हुआ था कृष्ण भगवान के आने के बाद। तो इस तरह से ये स्टोरीज हम मानते हैं कि ऐसा हुआ था, इसीलिए ये सब हुआ था, ये हमारे पास्ट में हिस्ट्री में हुआ था, इसीलिए हिस्ट्री की चीज़ें ये है, हिस्ट्री के इवेंट्स ये है, इसीलिए इसे भी हम एक सोर्सेस मानते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिंग्विस्टिक। पहले ज़माने के लोगों की किस तरह की लैंग्वेज थी, किस तरह की भाषा में लोग बात करते थे, इंस्क्रिप्शन किस तरह की थी, कौन कौन से लैंग्वेज वो लोग लिखते थे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो सकती है, मोदी स्क्रिप्ट होती है, कई तरह की स्क्रिप्ट्स होती है। वो सारे स्क्रिप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से था ये ओरल सोर्सेज। नेक्स्ट वन देखते हैं लाइब्रेरी साइंस। उस पर्सन ने लाइब्रेरी साइंस का भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। भी सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करके रखेंगे। सपोज कोई ओरल सोर्स हमें मिल गया, सीडी के रूप में मिल गया या फिर किसी से सुना हुआ रिकॉर्डिंग के रूप में मिल गया, तो उसको हम लोग संभाल कैसे रखेंगे? तो उसे लाइब्रेरी साइंस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किस तरह से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, किस तरह से नाम में, कौन से शेल्फ में हमें कौन सी चीज़ें रखनी है, वो सब लाइब्रेरी का जो भी मैनेजमेंट होता है वो सब हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया ओरल सोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वन रिटर्न सोर्सेज। कौन कौन से रिटर्न सोर्सेज? यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं कुछ कॉइन्स और कॉपर प्लेट्स रखे हुए, इस पर कुछ स्क्रिप्ट में किसी चीज़ में डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये सब क्या है? रिटर्न सोर्सेज के अंडर आता है, क्योंकि किसी चीज़ पर कुछ हमें हमारे पास के कुछ स्क्रिप्ट्स है, कुछ लैंग्वेजेस है, लिंग्विस्टिक्स है, उन भाषाओं में, उन डायग्राम में हमें कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, उस समय के लोगों का कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये रिटर्न सोर्सेज के अंडर आ गया।
एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, इंस्क्रिप्शन ऑन कॉइन, ऑफिशियल रिकॉर्ड, डायरी, हिस्टोरिकल बुक। कोई हिस्टोरिकल बुक हमें मिल गई है कि किसी स्कॉलर ने कोई डायरी लिखी हुई है, वो हमें मिल गई है, तो ये सब रिटर्न सोर्सेज के अंडर आता है। तो रिटर्न सोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए जो पर्सन इस करियर में आता है उस पर्सन ने कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए वो देखते हैं। फर्स्ट वन, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट, स्टाइल ऑफ पेंटिंग। उस पर्सन को स्क्रिप्ट की जो समय के लोग लिखते थे, हमारे पास्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो लोग लिखते थे, जिस तरह की भाषा लिखते थे, लैंग्वेज लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, उसकी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल लिस्ट के प्रीवियस में आपको बताया था कि मोदी लैंग्वेज होती है, पर्शियन लैंग्वेज होती है, अदरवाइज ब्राह्मण स्क्रिप्ट होती है, तो वेरियस स्क्रिप्ट, बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है, वो सारी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वरना वो सोचेगा क्या गोजा माजी क्या हुआ है, इसे संभालने की जरूरत नहीं है, ऐसा माइंड सेट हो जाएगा। इसीलिए उसे वो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह की स्क्रिप्ट होती है, कैसे हम लोग उसको संभाल कर रख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, स्टाइल ऑफ पेंटिंग। कौन से समय के लोग, किस कल्चर के लोग किस तरह के स्टाइल की पेंटिंग करते थे। फॉर एग्जांपल वारली पेंटिंग्स होती थी, तो उस समय के लोग किस तरह की पेंटिंग करते थे वो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर्सन ने। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रोसेस नॉलेज। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसे हमें कैसे प्रोसेस करना है, कैसे हमें संभाल कर रखना है, उसकी भी नॉलेज उस बंदे ने होनी चाहिए। इस ट्रेनिंग के अंडर यह आता है। तो ये हो गई रिटर्न सोर्सेज के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन, रिटर्न सोर्सेज एंड क्या क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए उस पर्सन ने उसके बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज कौन कौन से, एक से एग्जांपल है फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स, यानी कि कुछ चीज़ें मिले जहाँ पर प्लांट्स के फॉसिल्स मिले या एनिमल्स के फॉसिल मिले। जैसे आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर ये डायनासोर का कोई फॉसिल है, ये किसी प्लांट का फॉसिल दिया हुआ है, ये कुछ एक्सिबिशन में कोई चीज़ें मिले, टॉय वगैरह मिले, वो सब चीज़ें सब मटेरियल आर्टिफैक्ट्स चीज़ें हैं, तो ये मटेरियल सोर्सेज के अंदर आती हैं। सो ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए जो इंसान इस करियर में आता है, मैनेजमेंट में आता है, उस इंसान ने कुछ ट्रेनिंग की होनी चाहिए। कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आर्कियोलॉजिकल मेथड। उसे आर्कियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ भी एक्सकवेशन होता है किस तरह से वो प्रॉपर वे करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने ट्रेनिंग नहीं ली है और वो एक्सकवेशन करने गया, खुदाई करने गया और उसे चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है, वो जो टॉय है, जो चीज़ें हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, उसे ही तोड़ दिया, उसे ही ठीक से नहीं रखा, तो हम बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम खो देंगे। तो उस इंसान ने आर्कियोलॉजिकल जो मेथड है वो उसकी ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, उसे वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं केमिकल प्रोसेस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी समय ख़राब हो जाएंगी, तो ख़राब ना हो इसलिए कुछ केमिकल प्रोसेस की जाती है इन पर कि वो जैसे कि तैसे पड़ी रहें, बहुत सालों तक रहे, वैसे की वैसी रहें। तो वो केमिकल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए उस बंदे ने। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मटेरियल सोर्सेज के बारे में। अब ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ रखते हैं, म्यूज़ियम में रखते हैं, ऐसे यहाँ वहाँ नहीं रख देते हैं, म्यूज़ियम में रखते हैं। तो कुछ फेमस म्यूज़ियम के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट वन है लॉर म्यूज़ियम। ये आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर लॉर म्यूज़ियम का फोटो कुछ मैंने लिया हुआ है, 1-2 फोटो लिया हुआ है। लॉर म्यूज़ियम ऐसा है, तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं कि लॉर म्यूज़ियम कहाँ है, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, सो एंड सो। फर्स्ट वन स्टैब्लिश इन 18th सेंचुरी सी, पेरिस में ये स्टैब्लिश हुआ था। 18th सेंचुरी में ये स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा, यहाँ पर है एंटिक्स कलेक्शन बाय रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली ने जो भी इसके एंटिक्स वगैरह है, जो भी इसमें चीज़ें रखी हुई है, वो सब रॉयल फैमिली द्वारा कलेक्ट किया गया था। यानी कि रॉयल फैमिली ने मिलकर के इन कॉपरेशन रॉयल फैमिली और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ द्वारा ये स्टार्ट किया गया, स्टैब्लिश किया गया था। और रॉयल फैमिली ने इसमें जो एंटिक्स है वो रखे हुए थे। कितने आर्टिफैक्ट्स है वो देख लेते हैं। कंटेन 3,80,000 आर्टिफैक्ट 2018 के हिसाब से 3,80,000 आर्टिफैक्ट जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी लॉर म्यूज़ियम के बारे में। नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा म्यूज़ियम के बारे में आपको चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन है ब्रिटिश म्यूज़ियम। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ब्रिटिश म्यूज़ियम का कुछ छोटा सा फोटो रखा हुआ है, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम के बारे में। स्टैब्लिश इन 18th सेंचुरी से लंदन में 18th सेंचुरी के समय पर ये लंदन में जो है स्टैब्लिश किया गया था। इसमें आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ रखे हुए, किसने रखा है। सर हेंस स्लोन, नेचुरल साइंटिस्ट हैं एक, उनका नाम है सर हेंस स्लोन। इन्होंने जो भी कलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने आर्कियोलॉजिकल मेथड के द्वारा जो भी कलेक्ट किया था आर्टिफैक्ट्स वगैरह, उसमें से उन्होंने 71,000 ऑब्जेक्ट जो है वो इस म्यूज़ियम में रखने के लिए दे दिया अपने पास से। नेचुरल साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है सब चीज़ें। एट प्रेजेंट इस समय कितने आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पर, 80 लाख ऑब्जेक्ट्स। इस समय पर 80 लाख ऑब्जेक्ट्स इस म्यूज़ियम में रखे हुए, ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखे हुए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ब्रिटिश म्यूज़ियम के बारे में। नेक्स्ट वन देखते हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये एक फ़ोटो दिया हुआ है नेचुरल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का। यहाँ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है।
फर्स्ट वन 1840 CE में यूएसए में ये इस्टेब्लिश हुआ था। यूएसए का एक म्यूजियम के बारे में आपको दिया हुआ है कि 1846 CE में ये इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन 12 करोड़ स्पेसिमेन, इसमें 12 करोड़ ऑफ स्पेसिमेन, सबसे ज़्यादा स्पेसिमेन इसमें ये सबसे बड़ा म्यूजियम है ये। 12 करोड़ ऑफ स्पेसिमेन चीज़ें आर्टिफैक्ट्स जो है 12 करोड़ रखी हुई है। नेक्स्ट वन कंटेन प्लांट्स फॉसिल रॉक्स आर्टिफैक्ट्स, में क्या क्या है, प्लांट्स है, जो हमने थर्ड वन में देखा था मटेरियल सोर्सेज में प्लांट्स के आर्टिफैक्ट्स वगैरह, तो वो सब इसमें रखे हुए, रॉक्स के कोई किसी पत्थर पर कोई डायग्राम बना हुआ है, कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो वो सब के आर्टिफैक्ट्स जो है वो सभी जो स्पेसिमेन है वो इसमें रखे हुए। तो ये था ब्रिटिशर्स का, फॉरेन कंट्री का। हमारे इंडिया में म्यूजियम नहीं है क्या, तो हम इंडियन म्यूजियम के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वन म्यूजियम्स इन इंडिया, इंडिया के कुछ म्यूजियम्स के बारे में आपको दिया हुआ है। कुछ बहुत सारे म्यूजियम है, लेकिन मैंने कुछ एक दो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इंडियन म्यूजियम स्टैब्लिश्ड बाय एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, बंगाल में इंडियन म्यूजियम नाम का एक म्यूजियम स्टार्ट किया गया था एशियाटिक सोसाइटी द्वारा, कोऑपरेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट म्यूजियम इन चेन्नई, चेन्नई में गवर्नमेंट म्यूजियम नाम का स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, 1851 CE में ये स्टार्ट किया गया था म्यूजियम। और भी बहुत सारे म्यूजियम हमारे यहाँ पर हैं। नेक्स्ट वन है नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, दिल्ली में 1949 में नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। तो ये एग्जाम्पल था हमारे इंडिया के म्यूजियम का। अब महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई में आते हैं, दैट इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ घूम कर आए होंगे, सुने होंगे नाम इसके बारे में। इसका कुछ फ़ोटो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में चलते हैं कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, सो एंड सो। फर्स्ट वन 50,000 आर्टिफैक्ट, इसमें एट प्रेजेंट 50,000 आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, चीज़ें जो है 50,000 रखी हुई है म्यूजियम में। नेक्स्ट वन है स्टैब्लिश्ड बाय अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, 20th सेंचुरी के जस्ट स्टार्टिंग में ये जो म्यूजियम है वो स्टार्ट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, फाउंडेड किया गया था। किसके द्वारा, किसने स्टार्ट किया था, विद द कोऑपरेशन ऑफ प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज है। यहाँ के जो प्रोमिनेंट सिटीजन थे, मुंबई के, महाराष्ट्र के जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो रहने वाले लोग थे, रहन सहन के, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे, बहुत फेमस पर्सन थे, वो फेमस पर्सन के द्वारा, उनके कोऑपरेशन के द्वारा और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा कोऑपरेशन में ये जो म्यूजियम जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे इंडिया के, हमारे मुंबई के एक छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के बारे में। अब हम देखते हैं ये सब चीज़ें जो हम लोग रखते हैं, म्यूजियम वगैरह हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग रखते हैं, बट इसके लिए कोई स्टडी होती है क्या, कोई पढ़ाई होती है क्या? बिल्कुल होती है। डिप्लोमा कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है हमारे इंडिया में, अब्रॉड में, जो डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करती है। तो ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करती है? तो यहाँ देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफर्स डिप्लोमा कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करती है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, दिल्ली में जो एक म्यूज़ियम था 1949 में जो म्यूज़ियम इस्टेब्लिश हुआ था, उसकी यूनिवर्सिटी भी है दिल्ली की, वो भी ये कोर्स जो है डिप्लोमा कोर्स ऑफर करती है। नेक्स्ट वन देखते हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता की यूनिवर्सिटी है, वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो भी डिप्लोमा कोर्स ऑफर करती है। नेक्स्ट वन देखते हैं BHU वाराणसी, BHU शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस तरह से नाम है, और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा कोर्सेज। नेक्स्ट वन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी डिप्लोमा कोर्स ऑफर करती है म्यूजियोलॉजी में। नेक्स्ट वन जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ग्वालियर की एक यूनिवर्सिटी है, वो भी ऑफर करती है। एंड द लास्ट वन महाराज सयाजी यूनिवर्सिटी वडोदरा, वडोदरा की यूनिवर्सिटी है, वो भी ये डिप्लोमा कोर्स म्यूजियोलॉजी में ऑफर करती है। तो ये हो गई म्यूज़ियम की बातें और उनके स्पेशल चीज़ों के बारे में, आर्टिफैक्ट्स के बारे में, ये सब देख लिया। अब इसके बाद क्या है, ऐसी कौन कौन सी ऐसी भी चीज़ें जगह होती है जहाँ पर हम लोग हिस्टोरिकल चीज़ें रखते हैं, वो क्या होती है, वो होती है लाइब्रेरीज। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स। लाइब्रेरी और आर्काइव्स क्या होती है, ऐसा आपने प्लेस देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, घर के आसपास कोई सी प्लेस होगी, बहुत सारे शेल्फ होंगे, उसमें बुक्स रखी होगी, बहुत सारी कई तरह की बुक्स रखी होगी, उसे ही लाइब्रेरी बोलते हैं। आपको तो पता ही होगा, इस टर्म से आप बहुत परिचित होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। तो हम लोग चलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन की ओर। स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ये क्या होता है, स्टोर हाउस होता है, बहुत सारी बुक्स रखी होती है ना, स्टोर की हुई रहती है, तो इसे एक शॉर्ट में क्या दिया गया है, स्टोर ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का एक स्टोर हाउस होता है लाइब्रेरी। नेक्स्ट वन, इसके एग्जाम्पल देखते हैं लाइब्रेरी के। फर्स्ट वन नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी का दिया है। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली, दिल्ली का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो लाइब्रेरी है। नेक्स्ट वन है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, हैदराबाद की एक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है।
नेक्स्ट लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड सेशन लाइब्रेरी मुंबई। इस तरह से ये कुछ लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया। लाइब्रेरी बहुत सारी हमारे इंडिया में है, फॉरेन कंट्री में ये, बट कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं लाइब्रेरी का जहाँ पर ये चीज़ें रखी जाती है, संभाली जाती है। नेक्स्ट वन है इंसाइक्लोपीडिया। अब लाइब्रेरी की बात आई तो बुक्स पर आ जाते हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग और शॉर्टर डिटेल में जा रहे हैं। तो अब इंसाइक्लोपीडिया में आते हैं। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? सिस्टमेटिक कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक, कोई भी चीज़ में रखी हुई है, लिखी हुई है, तो वो सिस्टमेटिक वे होती है। क्या है? सिस्टमेटिक ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ, डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी नॉलेज की, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, इसे इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन, इंसाइक्लोपीडिया का कुछ आपको एग्जांपल दिया हुआ है। तो इंसाइक्लोपीडिया जो होती है वो 4 टाइप की होती है, बेसिकली 4 टाइप्स से होते हैं। कौन से 4 टाइप्स है वो देखते हैं। फर्स्ट वन, डिक्शनरी, कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर एंड इंडेक्सेस। इस तरह से 4 टाइप दिए हुए हैं। इन चारों को हम लोग वन बाय डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन है डिक्शनरी। ऐसी मोटी बुक देखी होगी अपने घर में, अपने ब्रदर सिस्टर के पास में, या फिर आपके पास भी होगी, ऐसी बुक देखी होगी डिक्शनरी। क्या होती है वो? देखते हैं क्या होती है डिक्शनरी। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सर्टेन ऑर्डर। इसमें वर्ड्स होते हैं, इसमें पूरा आपके चैप्टर की तरह पूरा डिटेल डेफिनेशन नहीं होता है, वर्ड्स होते हैं, वो भी सर्टेन ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ABCD के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसमें वर्ड्स जो है अरेंज की जाती है, उनके मीनिंग वाइज, उनके मीनिंग वाइज इसमें रहता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिक्शनरी कैन बी अ मिक्सचर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट और ओनली रिलेटेड सिंगल सब्जेक्ट। यानी कि डिक्शनरी क्या होता है? कई तरह का होता है। एक वेरियस सब्जेक्ट्स जो है एक डिक्शनरी में होते हैं, ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, ऐसे भी डिक्शनरी होती है। और कुछ ऐसी डिक्शनरी होती है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होती है, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए अलग से डिक्शनरी होगी, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अलग से एक डिक्शनरी होगी, यानी एक पर्टिकुलर थीम को लेकर के होती है। तो डिक्शनरी इस तरह से भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया 2 तरह की होती है। ऑल सब्जेक्ट अंडर द सन, एक टाइप ये होता है, और एक टाइप कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया होता है, विश्वकोश होता है, जिसके अंडर जो भी सन के, यानी कि जो भी अर्थ प्लैनेट की चीज़ें हैं, उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो सब रहेंगे, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। ऐसा ये होता है, विश्वकोश होता है। इसके एग्जांपल आपको दिया हुआ है, महाराष्ट्र ध्यान कोश, मराठी विश्वकोश, ये इसके अंदर आता है। यानी कि हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन, हर एक ग्लोब में, अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर, यानी कि ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ें एक में। तो ये हो गया किसके अंदर? मराठी विश्वकोश के अंदर हो गया, महाराष्ट्र ध्यान कोश के अंदर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर थीम के अंडर नहीं है। और अगर पर्टिकुलर थीम को लेकर के कोई विश्वकोश बनाता है तो वो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम ध्यान कोश। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, पर्टिकुलर थीम को लेकर के ये बुक होती है। तो इस तरह से आपको ये 2 टाइप दिए हुए हैं विश्वकोश के। नेक्स्ट वन है इंसाइक्लोपीडियक लिटरेचर कोशादृश। इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर क्या होता है? यानी कि इंसाइक्लोपीडिया का लिटरेचर, तो जैसे कि आप डिक्शनरी में देखते हैं इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर में क्या होता है? पूरे कंसेप्ट होते हैं, पूरे डिटेल नॉलेज होती है। क्या होता है? सेट ऑफ बुक्स कंप्राइज स्कॉलरली आर्टिकल। एक सेट ऑफ बुक्स होता है, या किसी स्कॉलर ने कोई आर्टिकल लिख के रखा है तो उसका एक सेट होता है, उसको संभाल के रखा हुआ एक बुक बनाया हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडियक लिटरेचर बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ईयर बुक मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में मनोरमा द्वारा लिखा गया था ईयर बुक करके आर्टिकल, उसका एक सेट बुक बनाया गया है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट वन है महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1 और 2। महाराष्ट्र जीवन नाम का एक आर्टिकल था और बुक था, उसके 1 और 2 2 पार्ट के में ये बुक बनाई गई है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कोशादृश का। नेक्स्ट वन देखते हैं इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस क्या होता है? आपको ध्यान होगा आपकी बुक में जो टेक्स्ट बुक में जो इंडेक्स होता है, सीरियल नंबर, टेक्स्ट बुक का चैप्टर्स के नेम एंड पेज नंबर, सो एंड सो। तो वैसे ही इंडेक्स में थोड़ी और डिटेल में देखते हैं इंडेक्स क्या होता है। ये आपको एक पेज दिख रहा होगा, इसमें कुछ बुक्स के नाम है और पेज नंबर दिए हुए हैं। तो इंडेक्स क्या होता है वो उसका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कीवर्ड्स या प्लेसेस। या क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल कीवर्ड्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट के सब्जेक्ट्स की लिस्ट होते हैं, या वर्ड्स होते हैं, या प्लेसेस होते हैं, ऐसे उसमें अल्फ़ाबेटिकल एक लिस्ट बनाई जाती है, वो होता है। और क्या होता है? रेफरेंस बुक, कुछ रेफरेंस बुक्स इसमें लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आर्टिकल लिखती हूँ तो उस आर्टिकल में क्या क्या लिख रही हूँ, मैं कहाँ से रेफरेंस ले रही हूँ, उसमें मैं कुछ चीज़ें अपने मन से लिखूँगी, कुछ चीज़ें किसी और से कहीं से सर्च करके लिखूँगी। तो मैंने कहाँ से सर्च किया है, कौन सी बुक का मैंने रेफरेंस लिया है, वो रेफरेंस के लिए भी मैं एक अलग से एक पेज बनाऊँगी, इंडेक्स बनाऊँगी, उसे बोलते हैं इंडेक्सेस।
नेक्स्ट वन एग्जांपल दिया हुआ है इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियडिकल। मराठी पीरियडिकल्स का एक इंडेक्स बनाया हुआ है, एक अलग से सेट बनाया हुआ है, वो आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री। इंसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री में क्या रिलेशन है, ये तो कोरिलेट है, पक्का है, लेकिन क्या रिलेशन है वो देखते हैं। ऐसे दोनों में क्या कोरिलेट करते हैं दोनों एक दूसरे से, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पुट स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। अभी कोई इंसान बुक पढ़ता है, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ता है, तो उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मालूम पड़ता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक टू द पॉइंट चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है कि हाँ इस समय पर इस टाइम पर्टिकुलर टाइम में ऐसा हुआ था, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिविटी मालूम पड़ती है उस समय की चीज़ों की। नेक्स्ट वन शेयर इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में हम लोग इंटेलेक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है उस समय के लोगों का, क्या वो लोग सोचते थे, किस तरह से उनका रहन सहन था, पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में वो हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया के जरिए। तो हम लोग डायरेक्टली क्या पढ़ रहे हैं, किसी प्लेस का, किसी कल्चर का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन हिस्टोरिकल टाइम्स एंड मेक अवेलेबल टू द रीडर्स। ये हिस्टोरिकल टाइम्स यानी कि टाइमलाइन के हिसाब से लिटरेचर में दिया होता है, इंसाइक्लोपीडिया में दिया होता है कि कौन से समय पर क्या हुआ था, तो एक प्रॉपर टाइमलाइन वाइज दिया जाता है और रीडर को प्रोवाइड करता है इंसाइक्लोपीडिया हिस्टोरिकल नॉलेज के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी जो इंसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री को कैसे कोरिलेट करती है, कैसे लिंक करती है, वो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट वन देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया इज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट। हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन कौन सी इंसाइक्लोपीडिया है वो देखते हैं। फर्स्ट वन भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। इस नाम पर भारतवर्षीय ऐतिहासिक प्राचीन कोश, ये 1876 में लिखा गया था। किसके द्वारा? रघुनंदन भास्कर गोडबोले, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। ये एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया बिकॉज डिटेल नॉलेज लिखा हुआ है, बट पास्ट इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, हमारे भारत के इंडिया में किस तरह के कल्चर के लोग रहते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए एक तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर ये बुक हो गई। नेक्स्ट वन है महाराष्ट्रीय ध्यानकोश 23 वॉल्यूम बाय श्रीधर वेंकटेश केलकर। ये महाराष्ट्रीय ध्यानकोश नाम का बुक है जिसके 23 वॉल्यूम 23 पार्ट्स है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीधर वेंकटेश केलकर के द्वारा लिखा गया है। ये भी हिस्ट्री रिलेटेड हुआ बिकॉज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में इसमें लिखा हुआ है इंडिया के। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इस ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स है जो हिस्ट्री को इंसाइक्लोपीडिया जो हिस्ट्री को कंप्राइज करते हैं, हिस्ट्री को डिटेल में बताते हैं हमारे। नेक्स्ट वन देखते हैं स्थल कोश। अब स्थल कोश क्या होता है? नाम में ही है, नाम में ही मीनिंग आ रही है, स्थल के बारे में कोई बुक है। नेक्स्ट वन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑन हिस्ट्री इज कॉल्ड स्थल कोश, यानी किसी प्लेस का ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन किसी बुक में, किसी हिस्ट्री की बुक में अगर उस वहाँ की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो क्या हुआ? स्थल कोश हुआ। फॉर एग्जाम्पल सनपोथी प्राचीन भारतीय स्थल कोश, ये दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट में डिटेल में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आपको एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन है सनपोथी एंड प्राचीन भारतीय स्थल कोश, इस तरह से 2 पॉइंट दिए हुए। इसके अंडर क्या है वो देखते हैं। सनपोथी में आता है मुनि व्यास महानुभाव से द्वारा ये लिखा गया है, ये लिखा गया है डिस्क्राइब दोज प्लेसेस विच इज़ विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी। चक्रधर स्वामी कहाँ कौन कौन से प्लेस पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर कर रहे थे, अपने थॉट जो है शेयर कर रहे थे कौन कौन से प्लेसेस पे जाके। तो वो प्लेसेस को उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है कि कौन से एरिया में वो गए, कैसे उन्होंने कौन कौन से लोगों को अपने थॉट जो है शेयर किए। तो वो क्या हो गया? ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हो गया हिस्ट्री में। तो ये भी एक तरह से हिस्ट्री का हो गया। लीला चरित्र लाइफ ऑफ चक्रधर स्वामी, लीला चरित्र नाम की एक बुक है, उसमें चक्रधर स्वामी का पूरा लाइफ उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। किसने डिस्क्राइब किया है? मुनि व्यास ने, महानुभाव ने, इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं प्राचीन भारतीय स्थल कोश। प्राचीन भारतीय स्थल कोश क्या है वो देख लेते हैं। ये लिखा गया है सिद्धेश्वर शास्त्री चित्र सिद्धेश्वर शास्त्री द्वारा ये बुक जो है लिखी गई है। इसमें क्या इंक्लूड है? इसके अंदर क्या आता है? वैदिक लिटरेचर, पुराने वैदिक समय में जो भी लिटरेचर लिखे जाते थे, जो भी पढ़ाए जाते थे, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। पाणिनि ग्रामर्स के बारे में इसमें दिया हुआ है। वाल्मीकि रामायण महाभारत जो भी वेद ग्रंथ कुरान है ये सब इसके अंडर आते हैं। किसके अंडर? प्राचीन भारतीय स्थल कोश के अंदर आते हैं। बिकॉज जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रामायण का लूँ तो राम जी कौन कौन से प्लेस पर गए, कहाँ पर अयोध्या गए, फिर उसके बाद वहाँ से वो वनवास गए, कौन से प्लेस पर गए, फिर सीता का हरण हो गया, कौन से प्लेस पर रावण लेकर चला गया। तो प्लेसेस का इन्फॉर्मेशन इसमें आता है ना। तो ये ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री की बुक्स में दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? प्राचीन भारतीय स्थल कोश के अंडर ये आता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट इज विश्वकोश। विश्वकोश क्या है? ये एक पर्सन है, किसी का फोटो यहाँ पर रखा हुआ है। कौन है पर्सन? इनके बारे में देखते हैं। सो
इट इज़ इनिशिएटेड बाय फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। विश्व को जो है वो स्टार्ट किया गया हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर द्वारा स्टार्ट किया गया था। वो महान पर्सन कौन थे? वो थे श्री यशवंतराव चौहान। यशवंतराव चौहान द्वारा ये हमारे महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। विश्वकोश का ये जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट किया गया था, बुक जो है बनानी है, ऐसा उनका थॉट था। इट कंटेन, इसमें क्या है? इट कंटेन नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो सारे एक बुक में मिल जाए, सबका इंफॉर्मेशन एक बुक में मिल जाए, ऐसा उनका थॉट था। ऐसा ही विश्वकोश का उनका थॉट था, तो इसे विश्वकोश कहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, भारतीय संस्कृति कोश। भारतीय संस्कृति कोश क्या है? एक बुक का नाम है। ये बुक का आप लोग ये स्टार्टिंग पेज प्रीव्यू देख सकते हैं, इस तरह की बुक दिखती है। इस बुक में क्या कंटेन है वो देखते हैं। इट कंटेन इंडियन हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इसमें दिया हुआ है। और क्या दिया है? ज्योग्राफी, लोकेशन, लोकल हिस्ट्री एंड दियर फेस्टिवल्स, कल्चरल एस्पेक्ट। इस बुक में क्या दिया हुआ है? इंडिया का ज्योग्राफी के बारे में कि कौन कौन से प्लेस पे किस तरह के कल्चर के लोग रहते हैं, क्या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्या उनके फेस्टिवल थे, किस तरह के कल्चर में वो लोग जीते थे, वो सब इस बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट, 10 वॉल्यूम एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी। महादेव शास्त्री जोशी द्वारा ये बुक जो है 10 वॉल्यूम 10 पार्ट में लिखी गई है, 10 पार्ट्स में लिखी गई है, 10 वॉल्यूम में लिखी हुई है। नेक्स्ट वन है संविधान कोश। संविधान कोश क्या है? ये पर्सन बहुत सारे बुक लेकर के खड़े हैं, तो संविधान कोश में इतनी सारी बुक नहीं चाहिए रहेगी, एक बुक बस हो गई। क्या है ये देखते हैं। कंटेन एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल टर्मिनोलॉजी। ये संविधान कोश क्या होता है? एक जनरल टर्मिनोलॉजी, जनरली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन होता है। ये क्यों जरूरी होता है? हेल्पिंग हिस्ट्री टीचर्स कॉज इट गो विद द डिटेल इन अ पर्टिकुलर टर्म्स। ये टीचर्स, हिस्ट्री के टीचर्स के लिए और जो लोग हिस्ट्री में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी ये बुक होती है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो इन डिटेल इसमें दिए हुए होते हैं। तो यही आपका चैप्टर था, आपको चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।